हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के लेसन के ऊपर। आज का जो हमारा लेसन है वो प्रीवियस लेसन से कंटिन्यूटी में है। तो ये मॉड्यूल सी बीएफएम में चैप्टर 17 लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को रिलेट करता है। तो प्रीवियस सेशन में हमने शुरू किए थे प्रिंसिपल्स फॉर साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो जिसमें हमने उसकी बैकग्राउंड देखी थी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बीसीबीएस यानी बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने तो ये प्रिंसिपल्स सितंबर 2008 में पब्लिश किए। और इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो प्रिंसिपल 1, बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी हमने डिस्कस की थी, और सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो वो भी हमने डिस्कस की थी। सो दैट वाज प्रिंसिपल नंबर 1। अब हम चलेंगे प्रिंसिपल नंबर 2। सो यहाँ पे ये रिलेट करता है गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को। सो प्रिंसिपल 2 क्या कहता है? बैंक शुड क्लियरली आर्टिकुलेट लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस that is appropriate for its business strategy and its role in the financial system। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बैंक को लिक्विडिटी रिस्क बैंक कहाँ तक टॉलरेट कर सकता है, तो उसके लिए बैंक को एक सीलिंग रखनी चाहिए। एंड वो जो टॉलरेंस लिमिट फिक्स किया जाएगा दैट शुड बी अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड इट्स रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये कहता है प्रिंसिपल नंबर 2। तो प्रिंसिपल नंबर 2 किसके ऊपर फोकस्ड है? तो बैंक शुड क्लियरली आर्टिकुलेट लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस कि लिक्विडिटी रिस्क कहां तक बैंक टॉलरेट करने को तैयार है। प्रिंसिपल 3, सीनियर मैनेजमेंट शुड डेवलप ए स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज and practices to manage liquidity risk in accordance with risk tolerance and to ensure that banks maintain sufficient liquidity। तो सीनियर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये जो टॉलरेंस लिमिट है सो दैट इज नॉर्मली फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। और सीनियर मैनेजमेंट का रोल क्या है? सो सीनियर मैनेजमेंट को एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी, पॉलिसीज डेवलप करनी होंगी, प्रैक्टिसेस डेवलप करनी होंगी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। और ये जो डेवलपमेंट किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को, पॉलिसीज को और प्रैक्टिसेस को, सो इट मस्ट बी इन लाइन विद रिस्क टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ द बैंक। जो बैंक की रिस्क टॉलरेंस पॉलिसी है तो इट शुड बी इन लाइन विद दैट। और इनको सुनिश्चित करना होगा, दे हैव टू मेक श्योर दैट बैंक्स मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी, बैंक सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजमेंट की। सीनियर मैनेजमेंट शुड कंटिन्यूसली रिव्यू इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी डेवलपमेंट्स एंड रिपोर्ट टू बोर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे एडिशनल एम्फेसिस है कि सीनियर मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगी और रिपोर्ट करेगी अपनी फाइंडिंग्स को टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दैट विल बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल नंबर 3। बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड रिव्यू एंड अप्रूव द स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एटलीस्ट एनुअली and ensure that senior management manages liquidity risk effectively। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 3 में सीनियर मैनेजमेंट के साथ साथ बोर्ड के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है।
सो बोर्ड को क्या करना है, रिव्यू करना है और अप्रूव करना है द स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। और ये एक्सरसाइज बैंक ने कब कब करनी है, सो एटलीस्ट वंस इन 1 year, एटलीस्ट एनुअली दिस इज टू बी डन। Now, principle number 4. What is stated in principle number 4? Banks should incorporate liquidity cost, benefit and risk in internal pricing. So जब बैंक internal pricing करते हैं, maybe relating to interest rates और other charges etc., तो बैंकों को क्या incorporate करना चाहिए? So liquidity की cost क्या आ रही है, benefits क्या क्या हैं और risk क्या क्या हैं? So all that should be built in the internal pricing, performance measurement and new product approval process of all significant business activities. So not only internal pricing के अंदर, rather performance measurement के अंदर भी, और जो new product approval process है उसके अंदर भी, so that there is alignment of risk taking incentive of individual business line with the liquidity risk exposure. ताकि alignment होनी चाहिए किसकी, जो इंडिविजुअल बिजनेस लाइंस हैं और लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर्स हैं, उनके आपस में अलाइनमेंट होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी डन फॉर बैंक एज ए होल। तो दिस इज प्रिंसिपल नंबर 4। सो लिक्विडिटी कॉस्ट को, बेनिफिट्स को और रिस्क को मैच करना लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर के साथ। सो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल नंबर 5, बैंक शुड हैव साउंड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग लिक्विडिटी रिस्क। सो बैंक को क्रिएट करना है एक साउंड प्रोसीजर, एक साउंड प्रोसेस, जिसमें लिक्विडिटी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करना और फिर उसको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स प्रॉपरली कवर्ड हों। दिस प्रोसेस शुड इंक्लूड robust framework for comprehensively projecting cash flows arising from assets, liabilities and off-balance sheet items, cover an appropriate set of time horizons. तो इस प्रोसेस के अंदर एक हेल्दी फ्रेमवर्क भी होना चाहिए और वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रोजेक्ट किया जाएगा कि जो कैश फ्लोज होंगे, इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, जो एसेट्स से अराइज होते हैं, लाइबिलिटी से अराइज होते हैं या ऑफ बैलेंस शीट आइटम से अराइज होते हैं, और वो भी एक टाइम हॉरिजन के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर। प्रिंसिपल नंबर 6, a bank should actively monitor and control liquidity risk exposure and funding needs within and across legal entities, business lines and currencies, taking into account legal, regulatory and operational limitations to the transferability of liquidity. तो बैंक एक्टिवली मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर को भी और अपने फंडिंग नीड्स को भी, और इसके लिए वो किस बात का ध्यान रखेगा, विद इन एंड अक्रॉस लीगल एंटिटीज, बिजनेस लाइंस एंड करेंसीज। तो बैंक की डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं, डिफरेंट करेंसीज में बैंक डील कर रहा होगा, तो जिसके कारण लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल लिमिटेशंस होगी बैंकों की। प्रिंसिपल नंबर 7, banks should establish a funding strategy which provides effective diversification in the sources and tenor of funding. तो बैंक की जो फंडिंग स्ट्रेटेजी है, यानी सोर्सेज कैसे रेज करने हैं, वो स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज को एड्रेस करे, यानी जो फंडिंग करनी है वो किसी एक सोर्स से नहीं, सो इट शुड बी फ्रॉम डाइवर्सिफाइड सोर्सेज,
और जो उनके मेच्योरिटी पीरियड होंगे, टेनर ऑफ फंडिंग, तो दैट शुड ऑल्सो बी डाइवर्स. It should maintain an ongoing presence in its chosen funding markets and strong relationship with its funds providers to promote effective diversification of funding resources. So यही नहीं है, बैंक को ongoing basis के ऊपर उन फंडिंग मार्केट्स के साथ तालमेल रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए, तो जहां से वो फंड्स इफेक्टिव वे में डाइवर्सिफाई करके रेज कर रहा है. Bank should regularly gauge its capacity to raise funds quickly from each source. So बैंक को रेगुलर बेसिस के ऊपर असेस करनी चाहिए अपनी कैपेसिटी टू रेज फंड्स क्विकली फ्रॉम ईच सोर्स. सो जितने भी सोर्सेज बैंक यूज कर रहा है, तो वहां से फंड्स कितना क्विकली रेज किए जा सकते हैं, तो अपनी इस कैपेसिटी को भी बैंक रेगुलर वे में गेज करता रहे या असेस करता रहे. इट शुड आइडेंटिफाई मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रेज फंड्स and monitor those factors closely to ensure that estimates of fund raising capacity remain valid. तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल नंबर 7. Now principle 8. Bank should actively manage its intraday liquidity positions and risk to meet payment and settlement obligations on a timely basis under both normal and stressed conditions and thus contribute to smooth functioning of payment and settlement system. तो 8th प्रिंसिपल क्या कहता है, जो बैंक का इंट्राडे लिक्विडिटी पोजीशंस हैं, तो इंट्राडे होती है ड्यूरिंग डे टाइम. सो एक होती है स्प्रेड ओवर ए टाइम पीरियड, एक होती है इंट्राडे. सो विद इन द डे पीरियड जो लिक्विडिटी की पोजीशंस हैं, उनको एक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए और जो रिस्क हो सकता है पेमेंट एंड सेटलमेंट को, उसको कैसे अवॉइड किया जाए. यानी बैंक इंट्राडे लिक्विडिटी पोजीशन को लिक्विडेट कर सके ऑन ए टाइमली मैनर, ताकि जो ओवरऑल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग स्मूथ बनी रहे. Now principle number 9. Bank should actively manage its collateral positions, differentiating between encumbered and unencumbered assets. So बैंक को अपनी जो collateral positions हैं उनको भी एक्टिवली मैनेज करना चाहिए, और ऐसे मैनेज करते हुए बैंक डिफ्रेंशिएट करे कि एनकम्बर्ड एसेट्स कौन से हैं और अनएनकम्बर्ड एसेट्स कौन से हैं. एनकम्बर्ड एसेट्स मीन्स एसेट्स जिनको एक ऊपर बैंक ने किसी प्रकार का चार्ज क्रिएट किया हुआ है, और अनएनकम्बर्ड मीन्स जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज बैंक ने क्रिएट नहीं किया हुआ है. A bank should monitor legal entity and physical location where collateral is held and how it may be mobilized in a timely manner. तो बैंक को लीगल एंटिटी और फिजिकल लोकेशन उसको भी मॉनिटर करना चाहिए जहां वो कोलेटरल बैंक ने रखा हुआ है, और उसको टाइमली मैनर में कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है. प्रिंसिपल नंबर 10. बैंक शुड कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एंड मार्केट वाइड स्ट्रेस सिनेरियोज इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन to identify sources of potential liquidity strain and ensure that current exposure remain in accordance with bank's established liquidity tolerance. So principle number 10 suggest करता है that बैंक को stress test conduct करने चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर. किसके लिए ये स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट किए जाए? वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड प्रोट्रैक्टेड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एंड मार्केट वाइड स्टेटस सिनेरियोज. सो अलग अलग सिनेरियोज बिल्ड करके तो उनको टेस्ट करना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई किए जा सकें सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल लिक्विडिटी स्ट्रेन. तो
तो लिक्विडिटी स्ट्रेन कहाँ अराइज हो सकता है, इसके पोटेंशियल सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए बैंक को स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए ऑन ए रेगुलर बेसिस। बैंक शुड यूज स्ट्रेस टेस्ट आउटकम्स टू एडजस्ट इट्स लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, इनके जो रिजल्ट्स होंगे, इनकी जो आउटकम होगी, उसे बैंक को यूज करना चाहिए to adjust its liquidity risk management strategies, policies and positions and develop effective contingency plans. तो नॉट ओनली के टेस्ट रेगुलर वे में कंडक्ट किए जाएं, बट उन टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको भी बैंक यूज करे टू मेक एडजस्टमेंट इन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज एंड पोजीशंस। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 10। सो इससे पहले कि हम और प्रिंसिपल्स को कवर करें, सो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है। तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें ज़रा। तो जो स्टूडेंट्स इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देखेंगे तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पॉज करके लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को कंप्लीट कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स आपके लाइक्स को देख करके इस वीडियो को वॉच करके बेनिफिट ले सकें। एट द सेम टाइम मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सभी को कि केस स्टडीज़ को CIB में इग्नोर मत करना। केस स्टडी क्वेश्चंस का बहुत वेटेज रहता है पेपर के अंदर, और ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट केस स्टडी क्वेश्चंस को नहीं करते तो उनका जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर है उसको अचीव करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप केस स्टडीज़ करते हैं तो हम अपने जो मिनिमम स्कोर अचीव करना है उसके टास्क को हम आसान बना पाते हैं। तो केस स्टडीज़ और कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस के अंदर हमारी ऐप के अंदर। तो उसका बेनिफिट अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो उस बेनिफिट को ज़रूर लें। नाउ प्रिंसिपल नंबर 11, बैंक शुड हैव फॉर्मल कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान which clearly sets out strategy for addressing liquidity shortfall in emergency situations. सो प्रिंसिपल नंबर 11 क्या सजेस्ट करता है, बैंक के पास एक फॉर्मल कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान होनी चाहिए और ये प्लान क्लियरली सेट आउट करे कि बैंक की स्ट्रेटेजी क्या होगी टू एड्रेस लिक्विडिटी शॉर्टफॉल इन एमरजेंसी सिचुएशंस। अगर एमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो उसमें बैंक की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसको शॉर्टफॉल को एड्रेस करने के लिए। तो ये एक बैंक के पास फॉर्मल कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान होनी चाहिए। सो दिस फंडिंग प्लान शुड आउटलाइन पॉलिसीज टू मैनेज ए रेंज ऑफ स्ट्रेस एनवायरमेंट्स, एस्टैब्लिश क्लियर लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, include clear invocation and escalation procedures, and be regularly tested and updated to ensure that it is operationally robust. So not only कि पॉलिसी बनाई गई, rather ये जो पॉलिसी का आउटलाइन क्या होगा तो that should also be taken into account. Principle number 12, bank should maintain cushion of unencumbered high quality liquid assets to be held for insurance against range of liquidity stress scenario, including those that involve loss or impairment of unsecured and typically available secured funding sources. So principle 12 ये suggest करता है कि बैंक के पास cushion होना चाहिए। So cushion of अनएनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, दे आर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स और वो भी अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए। ताकि जो लिक्विडिटी स्ट्रेस के सिनेरियोज अरेंज
राइज हो सकते हैं, या जिसमें किसी प्रकार का बैंक को लॉस या इम्पेयरमेंट है अनसिक्योर्ड और टिपिकली अवेलेबल सिक्योर्ड फंडिंग सोर्सेज में, तो वो बैंक आसानी से मैच कर सके। यानी बैंक के पास 12 नंबर प्रिंसिपल में फोकस है कि बैंक के पास अनएनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का कुशन होना चाहिए। There should be no legal, regulatory or operational impediment to using these assets to obtain funding. So प्रिंसिपल नंबर 12 ये भी सुजेस्ट करता है कि जब हम इनको यूज करें टू रेज फंड्स, तो किसी प्रकार का कोई लीगल या रेगुलेटरी या ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल नंबर 13, तो ये रिलेट करता है पब्लिक डिस्क्लोजर को। बैंक शुड पब्लिकली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस which enable market participants to make informed judgment about soundness of liquidity risk management framework and liquidity position. So not only के बैंकों को ये robust एक सिस्टम क्रिएट करना है, बट बैंकों को पब्लिकली डिस्क्लोज भी करना है इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, तो जिससे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं तो they make informed judgment about soundness of bank's liquidity risk and management framework and liquidity position. तो बैंकों को ये डिस्क्लोजर्स भी करने हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ये 13 साउंड प्रिंसिपल्स हैं जो BCBS ने प्रपोज किए इन द ईयर 2008। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्लाइड जो थी वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्लाइड थी। हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे अब इन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पब्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन बाय BCBS इन सितंबर 2008? तो इसके पीछे रीजन क्या था? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए कौन सा रीजन लगता है। To recognize need for banks to improve their capital adequacy or improve their liquidity risk management or improve their credit risk management or improve their operational risk management। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इट शुड बी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये प्रिंसिपल लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। Recognize need for banks to improve their liquidity risk management. According to principle 1, who is responsible for sound management of liquidity risk? The regulator, bank's customers, the bank or the government। तो प्रिंसिपल नंबर 1 नंबर ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है? तो जैसा हमने डिस्कस किया था, तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बैंक, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर बनेगा। व्हाट शुड बैंक इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 1? प्रिंसिपल 1 के मुताबिक बैंक को क्या इस्टेब्लिश करना चाहिए? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन, रॉबस्ट लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, न्यू प्रोडक्ट लाइन और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सो व्हाट द बैंक शुड डू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 1? So yes, our answer will be A, robust liquidity risk management framework। तो B हमारा आंसर बनेगा। What should supervisors do if bank is deficient in either liquidity risk management framework or liquidity position? तो जो सुपरवाइजर्स हैं वो क्या करेंगे अगर बैंक डेफिशिएंट है या तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में या लिक्विडिटी पोजीशन में? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टेक नो एक्शन, praise the bank,
take prompt action to protect a depositor and limit potential damage to financial system, or ignore the situation. Question number 4. So what shall be the answer for question number 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा वो सी है, टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड लिमिट पोटेंशियल डैमेज टू द फाइनेंशियल सिस्टम. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 2, व्हाट शुड बैंक आर्टिकुलेट? तो प्रिंसिपल 2 के मुताबिक बैंक को क्या आर्टिकुलेट करना चाहिए? मार्केटिंग कैंपेन, इट्स रिस्क टॉलरेंस फॉर लिक्विडिटी, इट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, या इट्स टारगेट प्रॉफिट मार्जिन. सो व्हाट बैंक शुड आर्टिकुलेट? किसके ऊपर फोकस करे बैंक? क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर बनेगा बी, अपनी रिस्क टॉलरेंस फॉर लिक्विडिटी की जो लिमिट है इसको बैंक डिसाइड करे. Who should review and approve strategy, policies and practices related to management of liquidity according to principle number 3? तो कौन उसको रिव्यू करेगा और अप्रूव करेगा? बैंक कस्टमर्स, बैंक शेयर होल्डर्स, बैंक बोर्ड्स या बैंक एम्प्लॉइज? तो ये स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रैक्टिस इसको सीनियर मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है और उसको रिव्यू और अप्रूव करता है बैंक का बोर्ड. सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर. क्वेश्चन 7. व्हाट शुड बैंक इनकॉर्पोरेट इन इंटरनल प्राइसिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 4? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, मार्केट रिस्क एक्सपोजर, लिक्विडिटी कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोजर्स. प्रिंसिपल नंबर 4 के मुताबिक तो अपने इंटरनल प्राइसिंग में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस में इनमें से किसको इनकॉर्पोरेट जरूर करे? सॉरी फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आंसर? So option C should be the answer. Liquidity cost, benefits and risk. What should banks process for identifying, measuring, monitoring, controlling liquidity risk include according to principle number 5? So ये हमारे option answers हैं. A robust framework for measuring credit risk, for measuring market risk, for measuring liquidity risk या for measuring operational risk. So this process relating to what? According to principle number 5. So ये सारे के सारे प्रिंसिपल लिक्विडिटी फ्रेमवर्क को रिलेट करते हैं. तो ऑप्शन में आंसर हमारा रहेगा सी का. सो मेजरिंग लिक्विडिटी रिस्क. व्हाट शुड बैंक इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 7? प्रिंसिपल 7 के मुताबिक बैंक को क्या इस्टेब्लिश करना चाहिए? न्यू प्रोडक्ट लाइन, market campaign, funding strategy that provides effective diversification in the source and tenor of funding, या diversified investment portfolio. So what the bank should establish according to principle number 7? सो बैंक को इस्टेब्लिश करना चाहिए फंडिंग स्ट्रेटेजी विच प्रोवाइड्स इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन इन सोर्सेज एंड टेनर ऑफ फंडिंग. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बैंक एक्टिवली मैनेज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 8? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर्स, मार्केट रिस्क एक्सपोजर्स, ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोजर या इंट्राडे लिक्विडिटी पोजीशंस एंड रिस्क टू मीट पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस ऑन टाइमली बेसिस. प्रिंसिपल नंबर 8 किससे रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू इंट्राडे लिक्विडिटी पोजीशन. तो ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा डी.
चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के या अदरवाइज, तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। तो चलिए आज की सेशन को अब हम वाइंड अप करें, हम कंटिन्यू करेंगे और लेसन्स में भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।